हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 8 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, आज हम ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव गांधी युग के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़े से दोस्तों कहानियाँ के बारे में देखते हैं। जैसे आप देखिए दोस्तों, 1857 के बारे में मैंने कुछ इसके प्रीवियस क्लास में बता भी रखा हूँ, फिर से सुनिए। 1857 में दोस्तों एक ऐसी क्रांति फैली जो एक तरीके से कहिए तो पूरे इंडिया में वो क्रांति फैल गई। कुछ लोग उसको सैनिक विद्रोह कहें तो कुछ लोग उसको क्रांति कहें, कुछ लोग उसको बहुत नामों से ऐसे अपनी अपनी बुक जारी किए। दोस्तों वो एक कहानी थी जो मेरठ से मंगल पांडे के थ्रू जो फैली थी दोस्तों। हाँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों 23 मार्च याद कर लीजिए। 23 मार्च 34वीं बटालियन में मंगल पांडे ने, जो मैं कारतूस वाला दोस्तों कॉन्सेप्ट बताया था कि कारतूस उस समय जो है गाय और सूअर की चर्बी से बनती थी, उसको दांत से उस कागज को हटाना पड़ता था, फिर उसको बंदूक में भरना पड़ता था, फिर गोली चलानी पड़ती थी। तो दोस्तों उसमें जो है मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया था और दो अधिकारियों को मार दिया था। कौन से अधिकारी दोस्तों? अपने ही, मतलब कि दो अधिकारी जो सेना के ही अधिकारी थे उनको मार दिया था। उसमें दोस्तों इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। इतना समझ में आया। उसके बाद दोस्तों फिर ऐसे करके दोस्तों 10 मई का वो दिन आया। 10 मई, पहले देखिए 14 डिसाइड हुआ था, फिर 10 मई को ही इन्होंने क्या किया, आगाज कर दिया था। मतलब कि अब समझिए, मेरठ से सैनिक जो है चले आए थे दिल्ली और यहाँ पर अपने जफर थे दोस्तों। जफर को अपना जो है जफर को राजा घोषित कर दिए। तो राजा घोषित कर दिए तो मतलब ब्रिटिश के विरुद्ध हो गया, ठीक है। तो फिर इनकी क्रांति स्टार्ट हो गई और जफर को बाद में बंदी बना लिया गया था और रंगून जो है भेज दिया गया था, समझिए। और फिर हर एक अलग अलग से, जैसे कानपुर से नाना साहब, कानपुर से आगे बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं जिससे आपका पूरा पॉइंट बन जाए। अगर मैं बात करूं दोस्तों कानपुर से कौन लड़ाई लड़े? कानपुर से नाना साहब को मैं बता चुका हूं दोस्तों, इनकी पेंशन रोक दी गई थी, इसलिए इन्होंने इसमें शामिल हुए नाना साहब। और दोस्तों और चीज़ें बताता हूं दोस्तों, ये क्रांति क्यों विफल रही है। नाना साहब, इनका प्रमुख जो है जानते हैं दोस्तों, प्रमुख जो सेना नायक था वो था तात्या टोपे दोस्तों, यहाँ से भी लड़े हैं। तात्या टोपे एक महान कुशल नेतृत्वकर्ता और पराक्रमी दोस्तों जो लड़ाकू था, ठीक है। ये कभी गद्दारी नहीं किया था दोस्तों। और बता दूं, तात्या टोपे ग्वालियर दोस्तों, ग्वालियर से तात्या टोपे लड़े, ठीक है। और झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, वो वीरांगना, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई वो वीरांगना थी दोस्तों जिसने इस लड़ाई में लड़ा। इनकी जो दोस्तों, इनकी जान बचाने एक महिला थी, उनका नाम था, हाँ, कोई कोली समाज की थी दोस्तों। उन्होंने महारानी का हू बहू जो है हू बहू उसी तरीके लगती थी दोस्तों, सुंदर, लंबी और एक तरीके से बिल्कुल लक्ष्मीबाई का 2 कॉपी था। अंग्रेजों के सामने उसने दोस्तों इनके पूरे पोशाक पहन के और घोड़े पे सवार होके उतर गई, इनकी संरक्षिका कहिए एक तरीके से, ठीक है दोस्तों, इसकी संरक्षिका थी। और उसका नाम था दोस्तों झलकारी बाई कोली, जो भी ये सब नाम उनके जाति की टाइटल है, कोली, ठीक है। ये सब दोस्तों
ये कोली है, ठीक है। झलकारी बाई कोरी नाम था दोस्तों इनका, जो इनकी अंग्रेजों के बीच टूट पड़ी और महारानी लक्ष्मीबाई के जैसे दम से दोस्तों लड़ी और महारानी लक्ष्मीबाई को बाहर निकलने में कामयाब कर दी और लड़ते लड़ते दोस्तों ये वीरगति को प्राप्त हो गई। वो थी ये दोस्तों ये महिला। हाँ, तो दोस्तों बाद में झांसी के बाद जो है ग्वालियर जाने में सफल हुई महारानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर से तात्या टोपे के साथ इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और पूरा 1 साल दोस्तों इन्होंने लड़ाई लड़ी। बाद में ग्वालियर में ही इन्हों वीर गति को लड़ते लड़ते प्राप्त हो गई थी। अब समझिए इसी तरीके कुंवर सिंह अलग अलग बिहार जैसे हमारे इलाहाबाद, ठीक है, और यहाँ से मतलब अवध से, दिल्ली से, हर एक अलग अलग जगह से, सब जगह से क्रांति में सभी लोग जो है शामिल हुए और लड़े, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ इस क्रांति को विफल होने का कारण क्या था वो समझिए। इस क्रांति को विफल होने के कारण जो बड़े लोग थे इंडिया के, जो बड़े लोग थे वो इसमें नहीं शामिल हुए। जो बड़े लोग, जो अमीर लोग वो इसमें नहीं शामिल हुए, आपको बता दूं। और जो शिक्षित थे वो भी इस क्रांति में नहीं शामिल हुए। अब बताइए मुझे, जब ऐसे लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो ये क्या पूरे इंडिया लेवल पे फैली थी? हाँ दोस्तों, इंडिया लेवल पे फैली थी, लेकिन ये जहां जहां लड़ा गया वहीं वहीं तक सीमित थी। इसी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और इस क्रांति को विफल कर दिया। समझिए। अब चलते हैं दोस्तों अपने इस ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव को अब शुरू करता हूं। अब आपको थोड़ी सी थीम बन गई है। देखिए 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रमुख उस समय नाजिन बोला जाता है, मौलवी मुइज़-उद-दीन थे। इसके प्रमुख किसको बना दिया गया? मुइज़-उद-दीन को बना दिया। 1780 की मैं बात कर रहा हूं। कलकत्ता में पहला मदरसा क्या होता है दोस्तों, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मदरसा जिसमें दोस्तों धार्मिक पाठ से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसे मदरसा बोलते हैं। आगे देखिए, अब बहुत ज़्यादा फोकस मदरसा रहता है। मुस्लिम के मदरसे इस समय बंद कर दिए गए। ये सब न्यूज में आपके छपते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी जरूरी थी। इस मदरसे में फारसी, अरबी, देखिए मैंने बताया ना कि इसमें लैंग्वेजेस, धार्मिक, ये सब पढ़ाया जाता। मुस्लिम कानून देख लीजिए पढ़ाया जाता था, उसे मदरसा कहते हैं। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंस जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। ठीक है, बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने की थी। ठीक है, यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये वाला वारेन हेस्टिंग के जमाने में जो है भगवत गीता का अनुवाद हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, सर विलियम्स जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। सर विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स की प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए थे। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1995 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। ये वाला दोस्तों विलियम वाला भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा।
15 अगस्त 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगर सबसे ज़्यादा दोस्तों रेलवे का विकास किसके काल में हुआ है तो डलहौजी, याद कर लीजिएगा, ठीक है, डलहौजी, ठीक, डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे का सबसे ज़्यादा दोस्तों विकास हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे देखिए, सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। डॉक्टर M.E. सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सैंडलर आयोग के सदस्य दो भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। दो भारतीय थे दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए, मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। दोस्तों ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, मैकाले वाले की शिक्षा का अंग्रेजी भाषा का समर्थन कौन किया था? वो मैकाले किया था। दोस्तों ये बिल्कुल सरासर गलत था उस समय कि अंग्रेज आए, अपनी अंग्रेजी सिखाए और यहाँ अंग्रेजी सबको सिखा गए। और फिर एक बात और थी, बहुत लोग इसको सही भी ठहराएंगे, वो बात सही है, लेकिन अंग्रेजी सिखा के भारत को अंग्रेजों ने उसी तरीके अंग्रेजी सिखा के अंग्रेजी के तौर पे लूट ले गए। आगे देखिए दोस्तों, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत मतलब द थ्योरी ऑफ द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। आगे देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र मतलब मिनट से पड़ी थी। ये वाला दोस्तों पॉइंट भी याद रखिएगा, 1835 वाला पॉइंट, ठीक है, 1835 वाला, ठीक है। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। दोस्तों अब यहीं पे एक बात कर लेते हैं, 1857 में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है आदिवासियों ने जो है मोहरा लिया था। आदिवासियों का डर था कि हमारी ज़मीन को ये लोग हड़प लेंगे। और दोस्तों जो बड़े राजा वगैरह इस तरीके थे, और मेन तो उनकी पेंशन वगैरह की बात आई थी, और फिर ये लोग दत्तक पुत्र को स्मरण नहीं करते थे, छीन लेते थे। और बात यहाँ तक दोस्तों कि बहुत लोगों को ये था कि यहाँ का जो जाति है उसको ये लोग तितर बितर कर देंगे, ठीक है, जाति को ख़त्म कर देंगे। इसी जाति की वजह से ही तो दोस्तों आज तक सारे युद्ध जो है हारते चले आए थे, जाति की ही वजह से। क्योंकि दोस्तों ये लोग जाति में बिल्कुल परास्त रहते थे। वहाँ क्या है, वो पंडित है, वो ठाकुर है, वो बनिया है, वो यादव है, वो चमार है, वो पासी है। इसी जाति में दोस्तों ये नहीं देखते थे कि कौन अच्छा है, और वही अंग्रेज करते थे। जबकि अंग्रेजों में दोस्तों 2:1 मतलब 2:1 में दो जो है भारतीय थे, भारतीय सेना में थे, और एक ही क्या थे दोस्तों, एक ये थे अंग्रेज। तब भी अंग्रेज ही जीतते थे। इसका कारण था जाति, जबकि अंग्रेजों में जाति पाति देखी नहीं जाती थी। भाई जो है अच्छा है, जो पराक्रमी है वो उसमें सेना में भर्ती होगा, और ये जाति में परेशान रहते थे इसीलिए हार जाते दोस्तों। ये सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग 1828 से 35 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। ये देखिए, अब अंग्रेजी जो है उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। आगे आइए, अब ये किसके काल में हुआ था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग के काल में हुआ था, ये याद रखिएगा।
ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, दोस्तों तीनों को याद कर लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा, कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई। अब यहां से तो याद ही रहेगा 1857 में क्रांति भी हुई, 1857 में ही तीनों विश्वविद्यालय को खोला गया। डीके कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। डीके कर्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की। ये सबसे बढ़िया था दोस्तों। देखिए विधवा विवाह कब खत्म किया गया था, एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लूंगा। विधवा विवाह दोस्तों 1954 ईस्वी में खत्म किया गया। ये बहुत अच्छा किया गया दोस्तों। क्या जो स्त्रियां हैं उनका पति दुर्घटना में किसी कारण सेना में यदि डेथ हो जाती है तो क्या उनको हक नहीं था दूसरी शादी करने के लिए? बिल्कुल था दोस्तों। ये अपने इंडिया में मतलब अपने भारत में इस तरीके के पहले इस तरीके के पहले रूल थे दोस्तों। ये बिल्कुल गंदे रूल थे। सती प्रथा 1954 लिख गया नहीं दोस्तों, 1854 है। सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन के प्रयत्नों से खत्म हुआ। क्या दोस्तों जिसका पति मर जाए क्या उसके साथ जिंदा जलती चिता पे क्या जिंदा स्त्री को जलना चाहिए? बिल्कुल गलत था मेरे अकॉर्डिंग। ऐसे महान लोग थे जो ये सब चीजें खत्म किए दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात थी। आगे चलिए दोस्तों। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1854 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। ठीक है, औपचारिक रूप से गठित की गई। आगे देखिए 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डक के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने लगा राजा राम मोहन राय के कुछ पॉइंट। आगे देखिए मेयो कॉलेज की स्थापना 100 बार क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। ये 100 बार अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। इसी को दोस्तों आजकल अलीगढ़ विश्वविद्यालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, इसे बोला जाता है। आगे देखिए भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 72 बार पूछा गया अलग अलग एग्जामों में। 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया तथा समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित किया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ठीक, आगे देखिए दोस्तों। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सजा दी थी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार
तारकनाथ दास ने शुरू किया। आगे देखिए, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को जाता है दोस्तों। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया था। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे केसरी के संपादक, ध्यान रखिएगा। अब बाद में केसरी और मराठा पत्रों के संपादन तिलक द्वारा किया गया। बंगाल साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। आगे देखिए, फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। अब महत्वपूर्ण संगठन देखिए, संगठन संस्थापक वर्ष। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। 100 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अलग अलग एग्जामों में, ध्यान रखिएगा। अब आप ये सोचते होंगे सर हर एक क्वेश्चन को 100 बार 75 बार ऐसे बोल देते दोस्तों। अब जैसे पूछा गया है उस तरीके थोड़ा अतिसंयोक्ति अलंकार लगा के मैं बोल देता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1829 में, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने खोला था। अब इसमें तत्वबोधिनी सभा में दोस्तों बहुत लोग जो है टैगोर के ही नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को टिक कर देते हैं, ऑप्शन में जरूर मिलता है। ऐसी गलतियां नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 में स्थापना किए थे। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में इसके संस्थापक हैं, ठीक है। 1875 में इन्होंने क्या किया था, जारी किया। आगे देखिए, थियोसॉफिकल H.P. ब्लवत्स्की 1875 में। सोसाइटी कर्नल अलकॉट, इनका ईयर नहीं पता है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद 1897 में। अच्छा, स्वामी विवेकानंद इन्होंने शिकागो में भाषण कब दिया था दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ था, वो 1893 में। कहाँ दिया था, शिकागो में, ठीक है, शिकागो, ठीक, शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था, मेरे भाइयों बहनों बोल के। ये महापुरुष हैं दोस्तों, इनकी कीर्ति कभी नहीं खत्म होगी दोस्तों। आगे देखिए, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1839 में। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले कब किए थे दोस्तों, 1873 में। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923 में, ठीक है। होम रूल लीग एनी बेसेंट तिलक 1916 में। ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया, ये भी पूछा गया है, और फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा ही जाता है सुभाष चंद्र बोस वाला। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर 1866 में किए थे। आगे देखिए, भारत संघ देवेंद्र बनर्जी 1876 में, ठीक है। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां 1906 में। यही दोस्तों ये सब लीग बना के जो है बीच में बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि आक्रमण की नीति लाए और इन्हीं ने बंटवारा करवाया। अगर ऐसा कोई पार्टी न बनती तो आज हिंदू मुस्लिम सब एक साथ जो है इंडिया में रहते होते। खिलाफत आंदोलन अली बंधु 1919 में। आज भी दोस्तों अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों एक हो जाएं तो विश्व में कोई ताकत नहीं है जो टक्कर ले ले। आगे देखिए, वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज
कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। ठीक, स्वदेशी वाहिनी और स्वदेशाभिमानी के संस्थापक रामकृष्ण पिल्लई थे। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन आरंभ किया था। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। रास्त गोफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। आगे देखिए, कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, मैं दोस्तों इनको बहुत फॉलो करता हूं, आप भी इनको लाइक करिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किया। सबसे पहले तो दोस्तों इन्होंने स्त्रियों को जलती आग से बचाया है, आप जान गए होंगे, सती प्रथा 1829। ठीक है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। दोस्तों ये सब टाइटल जो है राजा राम मोहन राय की है। दोस्तों हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। आगे देखिए, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को दोस्तों राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश समाज विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। दोस्तों खुदा न खास्ता ये नहीं कहा जा सकता, वहीं इनकी जो है पता नहीं किस कारण से कैसे मृत्यु हुई थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन, देखिए ये आग भी गया, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई जहां उनकी समाधि स्थापित है। वहीं पे दोस्तों उनकी समाधि भी स्थापित है। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। 1859 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, मूल शंकर स्वामी दयानंद, ठीक है, मूल शंकर का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत मतलब कठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। आगे देखिए, दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। ठीक, आगे नेक्स्ट, 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आगे देखिए, शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम
स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन में ये पेपर छपा है। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसी राम जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे ने की थी। आगे देखिए, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 ईस्वी लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया था। नेक्स्ट, 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। 1856 में आ जाइए दोस्तों, 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये देखिए अभी मैंने इसको बताया था 1856 या 54 बताया था दोस्तों, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी गलती हो। 1856, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया था। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे एक 1856 है, 1854, 1855, 1854 से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उस तरीके से कभी कभी माइंड में वही चलता रहता है कि 1854 ही है, जबकि यहाँ पे फाइनली जो है 1856 है, ठीक है। इसके लिए आई एम सॉरी, आप इस तरीके की गलतियों को थोड़ा करेक्ट कभी कभी कर लिया करिए। आगे देखिए, विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया, और जिसमें इस तरीके की कभी त्रुटि होगी दोस्तों, वो आपके दिमाग से कभी हटेगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे दिमाग फोकस कर देता है। आगे देखिए दोस्तों, सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में बनाया गया। ये देखिए आ गया दोस्तों, जिसकी हम चर्चा किए थे, आ गया 1829। कभी कभी आता है दोस्तों, किनके शासन कौन से लॉर्ड थे उस समय, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, बिल्कुल से याद कर लीजिए। वेंटिंग राजा राम मोहन के प्रयासों से वेंटिंग रे रूल बना के पारित कर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया। अब इनका नाम दोस्तों कई बार पूछा गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इन्होंने ही ये क्या है, पुनर्विवाह को लागू करवाया था, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड एलन बरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी मतलब दास्ता को गैर कानूनी बना दिया था 1843 में। ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1843 के एक्ट में गुलामी, जो दोस्तों एक दूसरे के मतलब कि गुलाम होते थे, जिनसे जो है बहुत काम वगैरह करवाया जाता था, और उनको गुलाम एक तरीके से जानवरों की ज़िंदगी जियाया जाता था दोस्तों, इतना जान लीजिए बस। केशव चंद्र सेन 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेटिव मैरिज एक्ट क्या है दोस्तों, मतलब कम उम्र में लड़कियों का विवाह होना, समझ में आया। उसको रोक के उनकी एक सीमा बना दी गई, उस सीमा से आगे वालों के होगी। जैसे देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। तब भी दोस्तों इसमें कुछ त्रुटियां थी। देखिए 14 वर्ष बहुत कम होता है यार लड़कियों की उम्र। अब सही है दोस्तों। अब आगे देखिए, इसी ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। इसी को दोस्तों ब्रह्म विवाह अधिनियम कहा जाता है।
शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लेवेत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट, विलियम क्वान, जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों, इतनी सोसाइटियां आपको बता दिया हूं कि इसके बाहर से कभी भी आपकी एग्जाम में नहीं आएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो वर्ष 1905 में बनारस में हुआ था, की अध्यक्षता दोस्तों इन्होंने ही किया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात थी। आगे देखिए, वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखिएगा डेट्स, 1833 बहुत बार पूछा गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले ये दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे देखिए, 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 के बीच थे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता के नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत अच्छे काम किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना, बहुत अच्छे काम किया और यहाँ मिल भी गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना, याद रखिएगा ये चारों को, 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई थी। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 के बीच एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर दोस्तों इनकी कब्र है। आज भी दोस्तों कॉर्नवालिस की कब्र दोस्तों गाजीपुर में बनी हुई है। वसीम की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य दोस्तों ये संधि हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव सेकंड था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद देखिए 1798 तथा 1800 ईस्वी में, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सब दोस्तों ये सब सहायक संधि स्वीकार किए थे।
आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, ठीक है, 1814 से 16। लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। आगे देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया है। 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। देख लीजिए दोस्तों, पहले दास तो रखे जाते भी थे, दासों को निर्यात भी करते थे, मतलब बाहर जाके उनसे काम कराया जाता था, ठीक है। आगे देखिए, 1843 ईस्वी में पूरे ब्रिटिश भारत में दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया, दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1854 से 56 ईस्वी के अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। दोस्तों, इन्होंने हड़प नीति बहुत अच्छी अपनाई थी और दूसरों के राज को कुछ ना कुछ जो है उनको एक लेटर जारी करके उस राज्य को अपने में मिला लेते थे अंग्रेज लोग। दत्तक पुत्र को कभी स्वीकार नहीं किए। अगर दत्तक पुत्र वहाँ बैठा है तो ये पहले से उसको ढूंढवा लेते थे और वहाँ पे अपना राज कायम करते थे। डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848, ये देखिए दोस्तों, व्यपगत के सिद्धांत पे इन्होंने विलय करते थे, जैसे जैतपुर एवं संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854, करौली 1855, इन सबको दोस्तों अपने में मिला रही है। देखिए, झांसी के राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने एक दत्तक पुत्र को ले लिया था और उन्हें जो है झांसी के राज सिंहासन पे बैठा दिया गया था और उसकी संरक्षिका, एक तरीके से कहिए उसकी रक्षक के रूप में दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई जो है मतलब कि प्रशासन चलाती थी। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों को ये सूट नहीं हुआ और वो दत्तक पुत्र को नहीं मान के उसको अपने में हड़प लेते थे, ठीक है, अपने में मिला लेते थे। आगे देखिए, प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से थाड़े के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, डलहौजी के समय में बिछाई गई थी प्रथम दोस्तों अगर कहा जाए डलहौजी का रेलवे का क्या कहा जाता है, रेलवे का एक तरीके से कहिए तो पिता मान लीजिए, ठीक है। इन्हीं के काल में सबसे ज़्यादा जो है रेलवे का विकास हुआ था। भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच जो चला था दोस्तों, इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। आगे देखिए, लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच में हुई थी दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के देखिए 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना, ये भी याद रखिएगा, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। एस.एन. बनर्जी। आगे देखिए दोस्तों, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक 1881 में ही दोस्तों ये सब देखिए रोक लगने लगी थी। ठीक है, आजकल 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को दोस्तों रोक लगी है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था उस समय। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। कौन किए थे? चार्ल्स मेटकॉफ, याद रख लीजिए। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया दोस्तों। आगे देखिए, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करूं तो अगर विभाजन कब हुआ, बंटवारा कब, मतलब कि बंगाल विभाजन 1905, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में M.G. रनाडे तथा G.V. जोशी द्वारा की गई थी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 कलकत्ता में हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मिश्र, राधा कांत देव अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव दोस्तों आदि इसमें शामिल थे। आगे देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, ध्यान रखिएगा। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तैलंग आदि थे। दोस्तों आज का जो है सेशन यहीं तक था। याद कर लीजिए 1885 में ही एक और क्वेश्चन जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1885 में। ठीक, ध्यान रखें। ये सेशन दोस्तों यहीं तक था। बहुत लंबा सेशन है। आज से जो है हिस्ट्री का पार्ट जो है दोस्तों समाप्त होता है और इसके हिस्ट्री के और जो नेक्स्ट पार्ट हैं जैसे उसमें आंदोलन वगैरह वो अभी बाद में आएंगे। आपका इसके बाद दोस्तों कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी इनके क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बाद में कराए जाएंगे, जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे कराया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए हर एक वीडियो में जो दोस्तों, जिससे मेरा हौसला बना रहता और मैं नया वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने हर एक दिन देता रहूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।